Assalamu alaikum dear students. I'm here again with another lecture of C programming. Today we will discuss the topic basic structure of C program, which is previously continued. In previous lecture we have learned about the preprocessor directives. We have learned about hash include preprocessor directive. So in today's lecture I'm going to start with hash define directive. So let's start. नेक्स्ट अब हम देखते हैं हैश डिफाइंड डायरेक्टिव। हैश डिफाइंड डायरेक्टिव क्या है? अगर आपने कोई कांस्टेंट मैक्रो, कोई कांस्टेंट वैल्यू असाइन करनी हो तो फिर हम क्या चीज यूज करते हैं? डिफाइन डायरेक्टिव। डिफाइन डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट मैक्रो. C processor replaces each occurrence of identifier macro name with the value of expression. जैसे एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, सिंटेक्स देख लें या एग्जाम्पल देख लें। सिंटेक्स देखते हैं पहले। सिंटेक्स में क्या दिया हुई चीज, सबसे पहले आपने हैश डिफाइन लिखना है, ठीक है। फिर आपने अपने मैक्रो नेम लिखना है, जो भी कांस्टेंट आपने मैक्रो यूज करना है वो, और देन आपने उसकी वैल्यू या एक्सप्रेशन जो भी है। तो एग्जाम्पल क्या दी हुई थी? हैश डिफाइन, और फिर क्या किया हमने? पाई। पाई की वैल्यू ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती। 3.142857 ये चेंज नहीं होती है, यही रहती है। तो अब जहां जहां भी आप प्रोग्राम में यूज करेंगे आपको हर जगह पे पाई की वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी। आपने ऊपर एक दफा डिफाइन कर दी, अब नीचे जहां कहीं भी आप पाई लिखेंगे वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली, यहाँ लिखा हुआ है ना, सी प्रोसेसर रिप्लेसेस ईच अकरेंस ऑफ आइडेंटिफायर मैक्रोनेम विद द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो वो जहां कहीं भी यूज करेगा वो इसकी वैल्यू को उससे रिप्लेस कर देगा। सपोज आपने शुरू में डिफाइन कर दी ये वैल्यू, उसके बाद जब आपने नीचे वैल्यू लिखी, फॉर्मूला लिखा, एरिया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है, तो आपने यहाँ 2π लिख दिया फॉर्मूला में, तो सिंपली वो खुद ही क्या कर देगा? यहाँ पे 2π की वैल्यू जो आपने टॉप पे मेंशन की थी वो यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पे भी जो भी रेडियस आपने दिया हुआ था वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है कि आपने एक ही दफा में वैल्यू टॉप पे असाइन करनी है, और उसके बाद ड्यूरिंग प्रोग्राम वो चेंज भी नहीं होगी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। और जहां जहां आप उस मैक्रो को यूज करेंगे वो वहां वहां कंपाइल करते हुए सी प्री प्रोसेसर क्या करता है? उसको उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देते हैं। जैसे एक और यहाँ डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे डिफाइन को आपने लोअर केस में लिखना है, ठीक है। अपर केस में लिखा हुआ है, आपने इसको लोअर केस में लिखना है। यहाँ पे जितने भी फंक्शंस आएंगे वो सारे के सारे आपने लोअर केस में लिखने हैं, आपने इनको अपर केस में नहीं लिखना। हैश डिफाइन सेकेंड्स पर आवर कितने होते हैं? 3600। तो जहां जहां भी आप ये मैक्रो यूज करेंगे वहां वहां पे 3600 को वो रिप्लेस कर देगा। अब हम देखते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है? Every C program must have main function because main is the function where the execution of the C program begins. यहाँ से एक्चुअल में आपकी सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी होती है, और उसके बाद जितनी भी नीचे लाइंस आती हैं उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन से आपका सी प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है, और उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स नीचे आएंगी उन स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब जरूरी नहीं है कि आप हर प्रोग्राम को ही फंक्शंस में डिवाइड करें। हो सकता है किसी में सिर्फ सिंगल फंक्शन ही यूज होना हो, तो आप उसको सिंगल फंक्शन के थ्रू भी उस फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। तो लेकिन हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए उसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए। बाकी जो भी फंक्शनैलिटीज हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये जो भी फंक्शनैलिटीज हैं ये आप इंडिविजुअली भी रख सकते हैं, मेन फंक्शन के अंदर रखेंगे फिर तो, लेकिन एक मेन फंक्शन का होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। एवरी फंक्शन रिटर्न्स सिंगल वैल्यू। हर फंक्शन की जो आउटपुट होगी, जो आउटकम आएगी, वो हमेशा क्या आएगी? सिंगल वैल्यू में। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले मेन फंक्शन को हम जब डिफाइन करते हैं तो आप कैसे करते हैं? वॉइड मेन वॉइड, सबसे पहले ये लिखेंगे वॉइड मेन वॉइड, उसके बाद ये डेलीमीटर्स आ जाएंगे, उसके बाद उसकी मेन फंक्शन की बॉडी आ जाएगी, उसके बाद ये डेलीमीटर्स क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब इसमें वॉइड
जो है मेंशन किया हुआ, ये 2 दफा वॉइड आ रहा है। अब आपने ये देखना है ये 2 दफा वॉइड क्यों आ रहा है। ये वॉइड ये क्या होते हैं, ये होते हैं रिजर्व वर्ड्स। ये ना नेक्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ना है, तो यहाँ हम बस इसका शॉर्टली देख लेते हैं। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं, वो उसी पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग है और वो उसी पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं, वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते। जैसे प्रिंटफ था, उसका पर्पस एक डिफाइंड हो गया कि उसका पर्पस क्या है, उसने सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले करनी है, तो सिर्फ वो आउटपुट के लिए यूज होगा। स्कैनफ है, उसका पर्पस क्या है कि वो इनपुट के लिए यूज होता है, प्री डिफाइंड है ना, तो वो सिर्फ उसके लिए यूज होगा। इसका मतलब प्रिंट एफ, स्कैन एफ, वॉइड, मेन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे शुरू में हमने एक रिजर्व वर्ड यूज किया वॉइड, उसके बाद फिर हमने रिजर्व वर्ड यूज किया मेन, उसके बाद हमने पैरामीटर्स की जगह पे जो है पैरेंथेसिस में क्या मेंशन कर दिया, वॉइड। अब जब ये वाला वॉइड है शुरू में, ये शो करता है कि आपके फंक्शन ने आउटपुट रिटर्न कैसे करनी है। टाइप ऑफ रिटर्न टाइप आप लिख लें इसको। ठीक है, कि आपके आउटपुट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपका जो फंक्शन है वो क्या चीज रिटर्न करेगा। तो वॉइड का मीनिंग होता है नथिंग। ठीक है, और नल, तो इसने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है। अब उसके बाद ये क्या है, ये वाला जो वॉइड है ये शो करेगा कि इस फंक्शन ने इनपुट लेनी किस टाइप की है, तो ये क्या शो करता है, इनपुट टाइप। आपने इसमें इंटीजर्स लेने हैं, आपने इसमें कैरेक्टर्स लेने हैं, आपने क्या लेना है, वो आपने जो कुछ भी लेना होगा वो सारा कुछ आप उसको यहाँ बताओगे। अब यहाँ भी आपने इसको वॉइड किया है, दैट मीन्स यहाँ भी उसने एक्सेप्ट भी कुछ नहीं करना। ठीक है, अब जब यहाँ आप कुछ पास करोगे तो ऑब्वियसली फिर वो यहाँ पे आउटपुट भी कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। लेकिन इसकी जो डिस्कशन है, दिस इज द आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस बुक, तो आपने बस इतना ही देखना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन पे। बॉडी ऑफ फंक्शन में क्या होता है, आपने पूरे का पूरा जो आपका लॉजिक है ना प्रोग्राम का, ठीक है, वो सारे का सारा आपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। बहुत सारी सी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जो आपने यहाँ लिखनी है, तो ये सारा कुछ जो कहाँ आएगा, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में। यहाँ वॉइड और कीवर्ड की यहाँ डिटेल आपके सामने है। वॉइड मेन वॉइड, द डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन begins with reserve word void which represents the type of value that is being returned by the function। ठीक है, और void का मीनिंग क्या होता है, नथिंग और नल, इसने कुछ भी चीज रिटर्न नहीं। आपने मैसेज वैसे का वैसे प्रिंट कराना है ना, आप कोई वैल्यू उसमें एक्सेप्ट नहीं करा रहे, आप नहीं कह रहे कि वो 2 वैल्यू ले और उसको माइनस करे और उसकी आउटपुट जब वो दे तो वो 1 आउटपुट दे। आप इस तरह की कोई आउटपुट से कोई भी टाइप नहीं कह रहे हो, इसलिए यहाँ पे void में void हो रहा है। नेक्स्ट है जी सेकेंड वर्ड क्या चीज शो करता है, दैट मेन फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन भी हो सकता है, पैरामीटर्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डेलीमीटर्स। हमने कहा था ये जो ब्रैकेट हैं, कर्ली ब्रेसेस हैं दो, इनको हम क्या कहते हैं, डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स क्या चीज इंडिकेट करते हैं, बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द फंक्शन बॉडी। मेन फंक्शन के स्टार्ट से पहले आप डेलीमीटर लगाते हो, मेन फंक्शन की जो बॉडी है उसके बाद आप लगाते हो। ये ओपनिंग ब्रेसेस हैं, ये क्लोजिंग ब्रेसेस हैं। ओपनिंग ब्रेसेस शो करेंगी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की बिगिनिंग को, और क्लोजिंग ब्रेसेस क्या चीज शो करेंगी, एंड ऑफ द ब्लॉक ऑफ द कोड। ये कोड की एंडिंग को शो करेगा और ये कोड की स्टेटमेंट्स की बिगिनिंग को शो करेगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, नेक्स्ट है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर कौन सा था, हर प्रोग्राम के स्टेटमेंट के एंड पे हम ये लिख रहे थे। जब मैंने printf मेंशन किया था ना, तो स्पेशली मैंने उसके एंड पे टर्मिनेटर लगाया था। printf, यहाँ लिखा था हेलो वर्ल्ड, इसको क्लोज किया था
यहाँ पे स्पेशली हमने क्या लगाया था, टर्मिनेटर। तो स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट, सी प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट के एंड पे आप क्या चीज दिखाते हो, टर्मिनेटर। ये चीज क्या शो करता है, ये उस स्टेटमेंट के एंड होने को शो करता है। ये क्या शो करता है, उस स्टेटमेंट के एंड होने को। और इसमें एक और चीज क्या होती है कि अगर आप किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे ये लगाना भूल जाते हो तो वो क्या फौरन चीज शो करेगा, अगर आपने उसको मिस कर दिया है स्टेटमेंट टर्मिनेटर को, तो फिर वो क्या करेगा, फौरन एरर शो कर देगा। ठीक है, अब ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम का रैप अप। इसमें यही था कि हमने मेन फंक्शन में क्या क्या, आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने मेन फंक्शन के बारे में पढ़ा कि मेन फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया बॉडी उसकी। फिर हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को भी देखा। उसके बाद हमने क्या देखा था, हेडर फाइल्स के बारे में भी देखा था, वो कौन कौन सी हैं, हम उनको लिंक कैसे करते हैं, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की कितनी टाइप्स होती हैं, हैश इंक्लूड भी यूज़ होती है, और उसके बाद आप हैश डिफाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ये कांस्टेंट मैक्रोस के लिए होती है और ये आप किसी स्टैंडर्ड हेडर फाइल को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने डेलिमीटर्स देखे थे, ठीक है, और डेलिमीटर्स के बाद हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स देखे थे, और इन सब की एप्लीकेशन देखी थी इसके थ्रू प्रोग्राम। ठीक है जी, आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा होपफुली। अब इसको आपने अच्छी तरह से देखना है, बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है और आपने इसको बहुत अच्छी तरह करना है। जो हमने फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर जो हमारा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टेप वाइज अप्रोच थी प्रोग्राम को राइट करने की, वो भी पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है और ये भी बोर्ड के पेपर में बहुत दफ़ा आते हैं। तो आपने फर्स्ट चैप्टर्स, इसलिए आपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स ही तो अच्छी तरह से देखनी है, तो आपने इसके फर्स्ट 4 चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह से देखने हैं। कोई भी चीज़ आपने चॉइस भी नहीं छोड़नी, इसको अच्छी तरह से करना है। So students, now we will see how to install Turbo C++ IDE. For this we have to install Turbo C compiler, and now move to our next session, which is installation of Turbo C++. For this, first of all, you have to click on your web browser. आपके पास जो भी वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम है, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, Mozilla Firefox है, and then you can use that as well. So first of all, click on Google Chrome. And now follow this link, IT series. यहाँ से आपको Turbo C का कंपाइलर IDE इजीली अवेलेबल होगा। इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग के लिए रेडी होगा, डाउनलोड हो रहा होगा यहाँ पे। You have to wait till it downloads. So download is complete. Once the download is complete, just simply double click on the setup file. As you can see, the setup file is open. Your software is preparing for installation, and then click on next. Now I accept this agreement. इसको follow करेंगे आप. Click on install. It might take time. Now the software is being installed, and then finish. आप इसको डायरेक्टली लॉन्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके डेस्कटॉप पे MS-DOS के नाम से फाइल शो हो रही है, सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बन गया होगा, आप इस पर डबल क्लिक करें,
यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट टैब C++ टैब इसमें भी क्लिक करें। ये आपकी टॉप पे मेन्यू बार है, ये मेन्यूज आप यूज़ करेंगे। ये आपकी कोडिंग विंडो है और यहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक मैसेजेस जो होते हैं इनकेस अगर आपकी कंपाइलेशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पे शो होती है। और लास्ट पे जो बॉटम पे है ये आपकी शॉर्टकट कीज मेंशन की हुई है, इनकेस अगर आप भूल जाए तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी कोडिंग विंडोज को क्लोज करते जाएंगे वन बाय वन। अब अगर आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी हो तो आप फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू। आपके पास ये न्यू कोडिंग विंडो आ गई है। आप यहाँ सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल्स ऐड करेंगे और उसके लिए प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स के थ्रू हम इसको इंक्लूड करेंगे। सो हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच विच इज़ आर हेडर फाइल। उसके बाद हम मेन फंक्शन लेंगे। हम प्रीवियस लेक्चर की एग्जाम्पल को ही फॉलो करें, इसके साथ वॉइड कीवर्ड आएगा। ये सब की डिस्क्रिप्शन आपको मैंने पिछले लेक्चर में दे दी थी। उसके बाद हम डेलिमिटर्स लिखेंगे और उसके बाद ये यहाँ पे हम प्रोग्राम स्टेटमेंट्स मेंशन करेंगे। Here we are using the function printf which is used for displaying output on screen। और यहाँ आप कोटेशंस में जो भी स्टेटमेंट आप एज इट इज़ चाहते हैं वो वैसे की वैसे आप इसमें लिख लेंगे, हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे विच इज सेमीकोलन, नेवर फॉरगेट टू मेंशन दिस। उसके बाद हम डेलिमिटर्स लगाएंगे, क्लोज कर देंगे इसको। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। मेन्यू में कंपाइल और कंपाइल, अदरवाइज आप शॉर्टकट की PC+F9 यूज़ कर सकते हैं। सक्सेस। अब अगर आपको आउटपुट फ़ौरन डिस्प्ले ना हो तो आप यूज़र स्क्रीन के थ्रू भी यहाँ पे आपको आउटपुट शो हो जाएगी, यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन रन। आपकी फाइल क्योंकि एक सी कंपाइल हो गई है, रन करेंगे। फ्लिकर हुई स्क्रीन, दैट मीन्स आपकी आउटपुट अब डिस्प्ले होगी। आप क्योंकि फ़ौरन डिस्प्ले नहीं हुई तो आप यूज़र स्क्रीन के थ्रू इसको डिस्प्ले करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट फ़ौरन डिस्प्ले हो तो आप इसमें एक फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके लिए सबसे पहले आपको टॉप पे एक हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी विच इज़ हैश इंक्लूड console input output dot h, that is CONIO dot h। ये हेडर फाइल मैंडेटरी है मेंशन करना उस फंक्शन के लिए। और हम जो फंक्शन ऐड करेंगे दैट इज get ch और उसके बाद टर्मिनेटर। अब अगेन इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। कंपाइल हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करेंगे। रन किया तो इसमें कोई भी आपको स्क्रीन के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको आउटपुट डिस्प्ले होगी। होपफुली आपको इसकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस का भी पता चल गया कि आप इस प्रोग्राम इसमें कैसे राइट करते हैं, आपको कैसे आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। और यहाँ आपको एक लिंक दिया हुआ है, आप इसके थ्रू उसको फिर से चेक कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।